उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। वर्ष 2001-2002 के लिए वार्षिक आम बजट जो हाल ही में पेश किया गया संसद में, उस पर विचार विमर्श के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज की इस विचार गोष्ठी में हमारे बीच राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.वी. सिंह जी मौजूद हैं। मैं सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का पद ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान सिंह साहब। हैं आप काफ़ी समय तक राजस्थान कॉलेज के प्राचार्य पद पर रहे। आपने राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों का जो संगठन बना हुआ है, उसका अनेक बार नेतृत्व किया था। शिक्षकों की अनेक मांगों के लिए सरकार के साथ जुटते रहे। आप हाल ही में भवानी शिक्षा निकेतन जो संस्था, यहाँ से जब हम जयपुर जाते हैं तो रास्ते में रही थी, जयपुर में जब एंट्री करते हैं विश्वकर्मा साहब की काफ़ी बड़ी संस्था है, वहाँ पर बॉयज़ कॉलेज जो शुरू किया है उसको आप संभाल रहे हैं। आपकी देख रेख में संस्था शुरू हुई है और उसका समस्त कार्य आपके दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहा है। आज आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। इस बहस में मुख्य रूप से आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो आम बजट पेश हुआ है वह आम जनता के लिए, हम सभी के लिए, प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार प्रभावित करेगा, कितना हमारे लिए हितकर है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्रीमान मरेजा जी, सोनलाल जी मरेजा साहब से निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की बागडोर आप संभालें। श्रीमान मरेजा जी को किसी प्रकार के हमारे लिए परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप नगरपालिका संग्रिया के लंबे समय तक चेयरमैन रहे, व्यापार मंडल के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं। श्रीमान मरेजा साहब, आप हमारे बीच में आज उपस्थित हुए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं अपने से ही करता हूँ। मैं डॉक्टर डी.पी. सिंह, महासचिव उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की हैसियत से आज आपके सामने मौजूद हूँ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं संजय जी से आगे निवेदन करता हूँ कि अपना परिचय देकर और आगे अपना सभी अपना परिचय। संजय आर्य, मैं यहाँ वकील हूँ और मुझे उपभोक्ता संरक्षण समिति के जो नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसी के सौजन्य से आज की कार्यशाला का मैं डी.सी. सारण एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाता हूँ 21 साल से, और जो भी शहर में इस तरह की कार्यक्रम हो उसमें आने की मेरी अंतस से इच्छा रहती है सदा, इसी नाते से आ जाया हूँ। मैं संजय वर्मा, एडवोकेट, डॉक्टर उर्मिला मिश्रा, मीरा गर्ल्स कॉलेज में मैं हिंदी पढ़ाती हूँ लास्ट 20 ईयर। टी शर्मा, मैं सेवानिवृत्त यहाँ इस कॉलेज से शहर की सेवा में लगे हैं। वैसे सेवा वो डॉक्टर एन.पी. शर्मा, लेक्चरर इन कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड महाविद्यालय। अशोक चौधरी, एक्स चेयरमैन नगर पालिका और वर्तमान में समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सुधार मंच के अध्यक्ष भी। लालचंद कोचर, प्राध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेखा शास्त्री। कृष्ण करवा, राजस्थान पत्रिका समाज। श्याम मिड्ढा, स्थापक नवीन अमृत महोत्सव स्कूल संग्रिया। विजय कुमार, तिलीबंगा से आया हूँ मैं, दैनिक नगरी पंजाब के सिविल न्यूज़ में। बहुत अच्छी बात। रमन कुमार बसीजा, मैं यहाँ B.Ed कॉलेज में छात्र हूँ। दिनेश शर्मा, B.Ed कॉलेज में छात्र हूँ, रामाचान विद्यालय। दीपक साखला, यहाँ B.Ed कॉलेज में छात्र। डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन
से ट्रेनिंग कर सकते। कुलवंत सिंह पूनिया, उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया, रामस्थान, व्याख्याता भूगोल में कार्यरत हूँ। राजेंद्र कुमार, संगरिया का सामान्य नागरिक। डॉक्टर देवराज झझड़िया, लेक्चरर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एसके कॉलेज। अशोक गोदारा, बीएड कॉलेज में लेक्चर से। महेंद्र चौधरी, कमीशन एजेंट, अजीत कुमार सोलह। डिप्टी कुमार शर्मा, रेलवे फॉरवर्डिंग क्लियरिंग एजेंट। बहुत अच्छा लगा, हम सभी एक दूसरे से परिचित हुए। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं समिति अध्यक्ष श्रीमान संजय जी से निवेदन करूं कि समिति का परिचय, पिछले 10-11 वर्ष में समिति जो कार्य कर रही है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो सहभागिता कार्यक्रमों में, विभिन्न उपभोक्ताओं संबंधित कार्यक्रमों में रही है, उसका संक्षेप में सभी को विवरण और परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान के सामने रखूँगा। यह समिति के कार्यों से आपको अवगत कराने के लिए है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने परिचय दिया, हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, आप बाहर से आए हैं, इसलिए हम आपसे इस समिति का परिचय। सामान्य आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन्हें भी सामूहिक रूप से यह संस्था उठाती रही है। इस संस्था ने इस क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए लंबे संघर्ष किए हैं, उसका लंबा इतिहास है। यह इस समिति का, इस संस्था का परिचय है। चर्चा, आम व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा इस बजट से, कैसे हमारे आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को ये बजट प्रभावित करेगा, इस पर विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर सारन साहब को। डीसी सारन साहब से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डीसी सारन साहब। इस अवसर के सभी सहभागी निश्चित तौर पर धन्यवादी हैं कि इस तरह के मुद्दों के लिए जो पूरे समाज में चिंतन मंथन से जो चीज़ें निकलती हैं, या चिंतन मंथन के लिए जिन्होंने समय निकाला है, ये आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में वास्तव में विशेष योगदान है आपका। मैं भी ज़्यादा उसमें नहीं जाते हुए, क्योंकि मूल मुद्दा अपना जो है, टाइम के हिसाब से सभी लोगों को अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं सभी लोगों की, ये प्रक्रिया शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले डॉक्टर एनपी शर्मा जी, आपसे ये चाहेंगे कि बजट आखिर होता क्या है, इतने में फिर अपनी बात आगे चल पड़ेगी, और उसके बाद में जो विशेषज्ञ हैं और सभी लोगों से एक एक प्रतिक्रिया, जैसे पत्रकार महोदय बैठे हैं, अलग अलग फील्ड के जानकार बैठे हैं, बजट होता क्या है, प्लीज आप। सरकार अपना बजट प्लीज कहाँ से पैसा, प्लीज रख लिया था अंदर में, उसकी आवाज़। सरकार अपना बजट बनाती है, कहाँ से पैसा आएगा, किन किन पदों पर पैसा खर्च किया जाएगा, इस बात का आकलन करने के लिए सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है। बजट में विभिन्न मुद्दों को लिया जाता है, सैलरी पर्सन होते हैं, व्यापारिक पर्सन होते हैं, उनसे पैसा किस प्रकार से लिया जाए और किस प्रकार से खर्चा जाए। मेरा खास तौर से सैलरी पर्सन से रिलेटेड है। निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो यह बजट ठीक ही कहा जाए, क्योंकि पहले जो अपन को डिडक्शन मिला करती थी वो हमारी 20% होती थी, लेकिन अब 1 लाख से कम जो कमाने वाले हैं उनको 30% रिबेट अंडर सेक्शन 88 के अंतर्गत है, और मध्यम वर्गीय जो 1 लाख से अधिक कमाने वाले हैं उनको अंडर सेक्शन 88 के अंतर्गत 20% की रिबेट है। डॉक्टर साहब, नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ अच्छा हो गया क्या? ठीक ही कहा जाएगा इनके लिए भी, क्योंकि अब अल्प वेतनभोगी कर्मचारी 1 लाख रुपए कमाने वाले वो कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्या खाएंगे और क्या सेविंग करेंगे, उनके लिए भी अपन ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते। चलो, हम तो चिंता में पड़े थे। जो पीएफ पे इंटरेस्ट की रेट बताइए जी,
वो आप पीएफ पर क्या सभी पर ही घटाई है। जो भी हमारी सेविंग स्कीम वो है, तो हमारा जो पोस्ट नुकसान ही ऑफिस हो की गया। सेविंग स्कीम है जिसमें अपन पैसा जमा करते हैं और रिबेट लेते हैं, उन सब पर सरकार ने 1.5% घटा दिया। इससे हमारी जो सरकार के जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होना है सरकार के पास, उसमें से कुछ हिस्सा जाता है। तो सरकार की योजनाओं में पैसा कम लगेगा, सरकार के पास उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता है लोन के रूप में। अब जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, सरकार विकास कहाँ से करेगी? तो उस पर भी, हमारी विकास योजनाओं पर भी फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा नहीं लगता कि राज्य को पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए इससे बचतें प्रभावित नहीं होगी? बचत तो प्रभावित होंगी जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो अपन कर्मचारी प्रभावित कर्मचारी प्रभावित होगा, नुकसान नहीं गया, नुकसान में है। कर्मचारी की सभी तमाम वर्ग प्रभावित होंगे। 9% जो हुआ है 11 से इनकम सवा 10 से। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, जो आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हाँ, हैं, वो पिछले साल ये 1 लाख रुपया जो है वो ये मंत्री महोदय ने, जैसा एमपी साहब ने बताया कि 1 लाख तक के वालों को 20% से बढ़ा के 30% कर दिया गया। अगर इसकी हम तय में चले जाएं, जैसे मैं आपको बताऊं, 1 लाख आय ले लीजिए आप, अब उसमें 25,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दीजिए, 75,000 रह गई। 50,000 आप जो सरकार छूट दे रही है उसे घटा दीजिए, कितनी रह गई? 25,000। 50 से 60 पर 10% टैक्स लगता है, उस हिसाब से 1,000 टैक्स आया। 15,000 पर 20% की दर से 3,000 टैक्स आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स बचाना है तो 4,000 का 20% के हिसाब से जो पहले था, हमें 20,000 की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री महोदय के अनुसार इस बजट में कर्मचारी को 30% के हिसाब से लगभग 14,000 की बचत करनी होगी। अब ये बड़ा अच्छा लगता है कि पहले वो 20,000 की बचत करता था इसी टैक्स के लिए, इस बार वो 14,000 की बचत करेगा इसी टैक्स के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा चमत्कृत लुभाया गया है, वो ये कि गवर्नमेंट ऑलरेडी 1 लाख तक के कर्मचारी साढ़े से 20,000 रुपए काट रही है। तो काहे की छूट? 1 लाख जो व्यक्ति सैलरी प्राप्त कर रहा है उसकी डिडक्शन ही 20,000 हो रही है आज, तो 30% बढ़ाने का औचित्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप इस बजट पर? बजट को ठीक ही कहेंगे, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मजबूरी में, या मतलब है ही ठीक? नहीं, कर्मचारी के लिए तो कर्मचारी के लिए ठीक ही बजट है। ज्यादा पीएफ पे भी इंटरेस्ट भी घट गया। नहीं, आप एक विषय विशेषज्ञ के नाते ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल बजट अपन कर्मचारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बजट ठीक ही है, लेकिन सरकार के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार के पास पैसा कम पहुंचेगा, विकास सरकार नहीं कर पाएगी। इसमें अगर अपने आंकड़ों पे जाए, सकल घरेलू उत्पाद का 23% बचत हो रही है, बचत दर। और हमारे देश के अंदर जो अर्थशास्त्रियों के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 30% चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद का 30% हमारे बचत होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो दर है वो 23% की है। इस हिसाब से हम आज भी इसमें पीछे चल रहे हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए था, जैसा मैं समझ रहा हूँ, मैं इस विषय में कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन होना ये चाहिए था कि हमें बचत दर को प्रोत्साहन देना चाहिए था 23 से 30 लाने के लिए। लेकिन जैसा हुआ है ये शायद विकास के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, विकास के लिए फायदे। ठीक डॉक्टर साहब, जहाँ जहाँ अटकेंगे आपका सहारा लेंगे हमें। राजेंद्र जी, बैंकों की तरफ तो लोग कम जाएंगे, आप लोगों की तरफ आएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बैंकों में तो 9% कर दिया आप। हाँ जी, हाँ जी राजेंद्र जी, 2% सेंटर के पक्ष में डालने की पहले हालत खस्ता है जी। आम भाषा में वो कच्ची पक्की आम आदमी नहीं समझता, हम भी नहीं समझते। दुकानदारों की हालत पहले खस्ता है जी। व्यापारियों की तरफ आएगा पैसा नहीं, ये क्या आएगा जी? बैंकों के बजाय खुले व्यापार में, खुले बाजार में आप लोगों की तरफ पैसा आएगा जी। कैसे संभाल पाओगे? अच्छा सिम्टम है या नहीं? अच्छा नहीं है। मेरा प्रश्न ये था जी कि हर तरह से बैंकों में जाने के लिए पैसा जो कर्मचारी या और आम आदमी जो बैंकों की तरफ जाता था, ऐसा लगता है इस बजट से कि राज्य को पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ब्याज दर घटा दी गई, बैंकों की तरफ कम जाएंगे लोग बाग। ऐसे में व्यापारी तबके की क्या प्रतिक्रिया है? व्यापारी की तो ज़्यादा नहीं दे रही ब्याज, तो आम आदमी के लिए तो फिर वही बात रही। नहीं, इस बजट पर आपका क्या कहना है? ठीक है जी, कुल मिलाकर के मध्यम वर्ग के लिए तो ठीक है। ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? 2-3 दिन हो गए बजट के लिए, किस प्रकार से ठीक रहेगा? कर्मचारी के लिए तो ये कोई लाभकारी बजट नहीं। हम लोग तो कर्मचारी ज्यादा शब्द बोलें तो समझ में आता है, क्योंकि रात दिन उसी में रहते हैं, इसलिए तो आप कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे।
आप तो रेलों से संबंधित भी है, रेल ये आपका उपभोक्ता मंच जो है वो रेल बजट पर बोल दीजिए आप। आपने बहुत सारी सोच रखा होगा वो अमान परिवर्तन और कोई नई रेलगाड़ियाँ और ठीक है जी, उसमें किराया नहीं बढ़ाया। वो तो एक अखबार में एक न्यूज़ थी कि कुछ दिन ठहर के बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ा तो बढ़ाएंगे तब तो गलत हो जाएगा। अभी तो ठीक है जी, किराया नहीं बढ़ाया फिलहाल। आम उपभोक्ताओं के लिए तो ठीक है, किराया नहीं बढ़ा। रेल के बजट के लिए तो ऐसा है, अगर इसके अंदर किराया भाड़ा न बढ़ा करके इनकी सुविधाओं पर अगर विचार करते तो बहुत बढ़िया होता है। वो तो मेरे ख्याल में ममता जी वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद करेंगी, पहले नहीं बढ़ाओ। वैसे इसमें बताया कि 4% जो इसको लॉस जा रहा है पिछले साल। रेल के लोग क्या मानते हैं? रेल के लोग मानते हैं इसको बजट को बहुत अच्छा बजट मानते हैं। ममता जी जो है बाजी मार दी। हाँ जी मरीजा साहब, व्यापारियों वाली बात भाई राजेंद्र जी ने तो कही नहीं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट के बारे में वैसे तो अभी कोई और तौर पर नहीं कह सकता, फिर भी जो बैंकों का जो ये रेट हैं, उससे जो पैसा पहले बैंकों में जाया जाता था उसका कुछ हिस्सा जो कुछ लाभ जो व्यापारियों को मिलेगा। वैसे इस बार जो अपने क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है वो फसल वगैरह भी नहीं होने की आशा है कि पानी वानी की कोई कमी चल रही है। इसका क्या रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता अभी तक, फिर भी कुछ ना कुछ व्यापारियों को इसका लाभ तो मिलेगा। एक प्रश्न आपके लिए मैं सोच के आया था, ये बजट प्रस्ताव है, लेकिन ये देखा जाता है कि जो ही बजट प्रस्ताव रख दिए जाते हैं पार्लियामेंट में, व्यापारी दुकानदार सब जो हैं वो चीज़ों के उसी दिन भाव बढ़ा देते हैं। नहीं प्रस्ताव है अभी तो हो सकता है टर्न डाउन हो जाए। जो साहब आप तो जैसे अभी ये तिलहन पर कुछ किया इन्होंने जी, तो ये थोड़ा बहुत सरसों वगैरह तेज हो गई जी, तो ये अनुमानित जो काम होते हैं इस पे हो सकता है समीक्षा होने के बाद इसको घटाया जाए या वापस ले लिया जाए, तो एक बार तो तुरंत प्रभाव से उसका फर्क पड़ जाता है जी। नहीं लेकिन मान लीजिए टूथपेस्ट पर कोई घट गया, कुछ घटने का प्रस्ताव है और उसी दिन से घटा देना चाहिए, लेकिन घटाते नहीं। किसी चीज पर बढ़ गया तो तुरंत उसी दिन से ये कहते हैं जी बजट में बढ़ गया इसलिए हम तो लेंगे। तो मानव स्वभाव ही ऐसा होता है, लाभ के लिए करता है काम, घाटे के लिए कौन करेगा। रेल बजट पर चर्चा और की जाए साहब, रेल बजट पर चर्चा और की जाएगी। हाँ जी, रेल बजट पर बात आएगी। ये जो बीएड के विद्यार्थी आए हैं वो विशेष तैयार होके आए हैं, प्लीज आप क्या सुनना हो आपका? रामन नसीजा मेरा नाम है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक छात्र के लिहाज से ये जो बजट है जी हाँ, मेरे ख्याल में ये अपूर्व कल्पनीय एक बजट है। अपूर्व कल्पनीय, इसकी कल्पना नहीं थी। अच्छा जी। शिक्षा और तकनीकी के विकास को मद्देनजर रखते हुए बजट में शिक्षा के अध्ययन के लिए दिए जाने वाला जो ऋण था जी, उसकी सीमा 7.5 लाख अगर आप भारत में अध्ययन करते हो और भारत से बाहर जाते हो तो 15 लाख तक कर दी गई है जी। और ऐसे में उसकी जो ऋण की वापसी है वो 5 से 7 साल तक के लिए दी गई है जी। और अगर आपका जो लोन है वो 4 लाख तक का है तो उसके लिए कोई मार्जिनल मनी की और किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में देश के विकास को तकनीकी रास्ते पर अग्रसर करने के लिए हमारा ये जो बजट है वो छात्रों के और शिक्षा दोनों के हित में है। अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर क्योंकि रेल का किराया भी नहीं बढ़ाया गया तो जो छात्र आने जाने के है या कंपटीशन के लिए जो छात्र जाते हैं उनको भी कोई लोन नहीं है। और एक घर के हिसाब से देखा जाए छात्र के जो दैनिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, उसमें तेल को सस्ता कर दिया गया, कंप्यूटर सस्ता कर दिया गया, तो एजुकेशन के जितने भी उसके लिए साधन हैं सबके सब सस्ते कर दिए गए। बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया इनकी कि विद्यार्थी वर्ग जो इस वक्त एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा व्यग्र और उग्र हुआ करता है उस विद्यार्थी वर्ग की ओर से बड़ी संतुष्टि जाहिर की जा रही है। अच्छी बात नहीं, इन्होंने संतुष्टि जाहिर की है और 15 लाख की बात बताई है, पर 15 दिन पहले मैंने बैंक से संपर्क किया था, उस समय भी 15 लाख ही चली थी। अच्छा जी। हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख ही उस वक्त भी था, 15 दिन पहले जब बजट पेश नहीं हुआ था। ऐसा यूनिफॉर्म और आज भी 15 ही है। ऐसा सभी बैंकों की एक यूनिफॉर्म नहीं था कि कोई एक हमने पहले से एक नजरिया बना लिया कितना हम दे सकते हैं। नहीं, हमने रूल्स में पढ़ा था, सिमिलर हो गया क्योंकि हमें जरूरत थी तो हमने रूल्स में पढ़ा था और उसमें 15 लाख ही मेरे को मैनेजर साहब नहीं, बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो 30 लाख की भी देता है। हाँ जी, मिड्डा जी, आप रेल बजट पर कुछ बोले? मैं कह रहा था कि ये मेरे प्रतिभागी कई कह रहे थे कि किराया नहीं बढ़ा, किराया नहीं बढ़ा अच्छी बात है, मगर इस बार अपने गाड़ियों का देखा 24 नई रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं जी, और हैरानी वाली बात है कि उसमें 7 गाड़ियाँ पश्चिम बंगाल के लिए चलाई गई हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल भारत का 1/3 हिस्सा हो,
मगर 10वां हिस्सा भी नहीं है। दूसरी बात, पटरी बिछा देना या रेलगाड़ियाँ चला देना ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्राण है अन्य वस्तुओं से बड़े सस्ते नजर आ रहे हैं। ममता जी पर आपका वो है नाराजगी इस बात की कि उन्होंने सारा वो रेल का बजट जो है, उनको मंत्री तो भारत का बनाया था लेकिन वो सारा बजट रेल का जो है वो पश्चिम बंगाल की तरफ ले गई। हाँ, और लगभग होता भी यही है कि जो केंद्रीय कैबिनेट में जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पासवान जी के पास थे तो उन्होंने शुरुआत बिहार से करी। ये भी मरेजा जी जैसे कह रहे थे, थोड़ा मानव स्वभाव है, अपने एरिया का पक्ष करने वाली बात है, और उनका चुनाव भी है। हाँ जी, आपकी बीएड विद्यार्थियों में से एक कोई अच्छी तैयारी करके आए कोई? हाँ, किस विषय पर बोलना चाह रहे थे आप? हाँ जी, डॉक्टर पीताम्बर जी, आप कृषि विस्तार के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर की सारी एक्टिविटी। प्लीज़ थोड़ा सा इधर कैमरे में आवाज़ हुआ। इस बजट में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन अच्छाई के साथ कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे जहाँ देश की 70% जनसंख्या आज भी निर्भर है, और जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चर रिसर्च पे इस बजट में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ के लिए कोई इस तरह से कोई इस बजट में विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है। अभी देख रहे हैं जैसे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो टारगेट था 2000 का गवर्नमेंट का, वो 220 मिलियन टन का रखा था और 210 मिलियन टन इसकी रिक्वायरमेंट थी। आज अपन देख रहे हैं कि 200 मिलियन टन भी नहीं पहुंचा और 2002 में अपन आने वाले हैं। तो ये जो गैप है रिक्वायरमेंट और जो अचीवमेंट का, इसको कम करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे देना पड़ेगा। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि एग्रीकल्चर रिसर्च या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे। डॉक्टर साहब, आप अगर भारत सरकार में वित्त मंत्री होते, इसी विषय के होते, तो क्या आपकी लाइकिंग प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं क्या रहती है? लाइकिंग प्रायोरिटीज में जहाँ डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे है, मेजर इश्यू एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। आम आदमी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ एग्रीकल्चर से जुड़ी हो, तो एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे विशेष ध्यान दिया गया था। आज एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं, इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, उन पे गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बजट का हाँ जी, बजट का मतलब सीधा सीधा है, क्या आम आदमी की जिंदगी में इस बजट ने तकलीफें बढ़ाई हैं कि घटाई हैं? आप पत्रकार की हैसियत से नज़र से क्या मानते हैं? कुल मिला के बजट की प्रतिक्रिया जो अच्छी नजर आई है और आम आदमी ने यही कहा है। ये मतलब मेरा शब्द का है, पत्रकार की हैसियत से मैंने निजी राय नहीं है, ये आम आदमी ने कहा है। अच्छा, इसमें एक तो पिछले 2-3 सालों में जो भारतीय किसान और भारतीय उद्योग, इस मामले में थोड़ी आशंका हो रही थी कि विश्व व्यापार संगठन से वो जो समझौता हुआ है उस मामले में पिछड़ने की संभावना हो रही थी। तो उसमें इन्होंने काफ़ी वो आयात शुल्क की जो वृद्धि की है उस पर थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास, और एग्रीकल्चर के मामले में भी एक वो लिमिट बढ़ाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए किसानों की स्थिति जो है वो एक तो जो बिचौलिए या जो व्यापारियों के बारे में कह रहे थे, तो उनसे कुछ न कुछ उनको जो है अंकुश लगाने का भी हिसाब किताब है। दूसरी बात ये है कि जो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई पैसा है ही नहीं और अकाल भी पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतलब ये योजनाओं में पैसा जमा कहाँ से हो। और बाकी बात ये है कि ब्याज दर जो लगातार घट रही है, इसका मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति जो है वो हमारी मजबूत हो। आपकी प्रतिक्रियाएं जो हैं बड़ी अनुभव से जुड़ी है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 2-1 बातें तो बताई मैंने, जैसे इन्होंने इंटरेस्ट की बात बताई वो तो बड़े आदमियों की, धनवाड़ों की, उनकी, आप तो घर के दायरे के हिसाब से, और क्या कुछ इजी हो गया, इजी होने जा रहा है इन प्रस्तावों में, उस रूप में थोड़ा सुनना चाहेंगे आपसे। वो तो धनवाड़े सोचते हैं ब्याज कितना आएगा और घट गया और बढ़ गया, और वो चीज़ तो अलग है। अभी तो इस विषय पर ठीक मैडम। हाँ जी अशोक जी। खान साहब, आजकल जो संक्रमण का दौर जारी है और जो जिस संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं,
उसके अंदर बड़े उद्योगपति से लेकर एक छोटे मजदूर तक इस नई व्यवस्था से असंतुष्ट है। चाहे वो मजदूर हो, व्यापारी हो, कृषक हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो। आज कोई भी इस बजट के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन किसी को भी स्पष्ट कोई फायदा नहीं है। आज के दिन लग्जरी चीज़ों के भावों में कमी कर दी गई है और जो कारें सस्ती हो गई, टेलीविज़न सस्ते हो गए, लेकिन ऐसा कोई संकेत सरकार ने नहीं दिया कि किसी मजदूर को कोई फ़ायदा हुआ हो या कोई सामान्य आम वर्ग को कोई फ़ायदा नज़र आया हो या कोई बचत करना चाहे। जैसे आप सरकारी नौकरी पेशा आदमी हैं, उनको बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भी उन्होंने कुछ किया हो, कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता। चाहे वो रेल बजट हो, चाहे कोई हो, कोई संतोष की कोई स्थिति नज़र आती नहीं। इसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट ये कहना है कि आज कई सालों से किसान कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, फसल बीमा की बात करते हैं, हर बजट के अंदर बात होती है, लेकिन कभी क्रियान्वित नहीं होती। क्रेडिट कार्ड की बात होती है, लागू कर रखा है, लेकिन उनके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ कर दी गई है, किसान उनको कर ही नहीं पाता पूरा। मेरी राय में जो नीति निर्धारण किया जाता है उसमें अधिकतर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सामान्य स्तर से कुछ नीचे होते हैं और जो एक ग्रास रूट लेवल पर व्यक्ति है उसकी व्यथा को कुछ कम समझ पाते हैं और इसलिए उसमें कई बार उपेक्षा हो जाती है। अब एक उदाहरण दूँ कि जहाँ पैसे के रेट घटाए हैं, पोस्टेज के रेट बढ़ा दिए। 25 पैसे से पोस्ट कार्ड गरीब पोस्ट कार्ड डाल दिया, 25 पैसे से 50 पैसे कर दिए। लिफाफे के बढ़ा दिए। चलो लिफाफा जो अच्छे वर्ग के लोग लिखते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि इसीलिए जितने वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, जो उनको आवश्यक है जीवन में, वे हर व्यक्ति उनको नहीं समझ पाता और जो पॉलिसी मेकर हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए असंतुष्टि सब जगह नजर आती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर देवराज जी झाझड़िया, आप इकोनॉमिक्स के आदमी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बजट का कोई अर्थ ही नहीं होता। कभी तो पहले बढ़ा देते हैं, बजट प्रस्ताव रखते हैं, कभी तो पहले बढ़ा देते हैं और कभी बाद में बढ़ा देते हैं। इस बजट का कोई औचित्य क्या है? इस सामयिक इसको मद्देनजर रखते हुए आप देखें बजट के बारे में, तो जैसे कर्मचारी वर्ग को देखें वो भी नाखुश हैं, उधर फार्मर्स को, किसानों को देखें वो भी नाखुश हैं, क्योंकि उनके लिए भी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उनको फ़ायदा दे सके। थोड़ा सा दूसरा, जो व्यापारी वर्ग है वो भी नाखुश है, लेकिन कुछ व्यापारी वर्ग जो उच्च वर्ग में आते हैं, जिनके अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, केवल उनको ही फ़ायदा मिल रहा है इस बजट से। अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर में कुछ ही वेटेज, थोड़ा सा वेटेज दिया गया है इस बजट में। जैसे एक तो रूरल गोडाउन्स के लिए पिछले बजट में बताया था कि कोल्ड स्टोरेज में कुछ ये गवर्नमेंट है कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी उनको जो लोन फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध करवाएगी। उसमें कुछ सब्सिडी फैक्टर भी था 25% तक, लेकिन अब उस फैसिलिटीज़ को जो रूरल गोडाउन है, यानी गाँव में गोदाम बना के भी उपलब्ध करवाने की सोच रही है। तो दूसरी एक तरफ तो जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि अपने देख रहे हैं उड़ीसा में पीछे वो जो तूफान आया था, अपने राजस्थान 30 साल काल की चपेट में, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसको स्टोरेज करने के लिए गोडाउन की कहाँ जरूरत है। सबसे ज़रूरत ये है कि जब 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, उसको चलाने के लिए प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो गोडाउन की बात आ रही है उसको अपने सोच सकते हैं। फिर एजुकेशन के मामले में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आधारभूत जो शिक्षा है उसको उपलब्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। हम प्रोफेसर आर.वी. सिंह जी को सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा एक उस रूप में चिंतन मनन का माहौल बनाया। ये मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 ही दिन भागदौड़ में अपने उसका चिंतन मनन कर भी नहीं पाए, बजट को ठीक से पढ़ भी नहीं पाए। बजट प्रस्ताव है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आएंगी। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई चीज़ें थोड़ा देर से स्पष्ट होती हैं, उनके अर्थ देर से स्पष्ट होते हैं। जैसे साउथ की प्रतिक्रिया ये है, जैसे जो WTO वाली जो बात कही आपके करवा जी ने, वो बात सही है कि साउथ में नारियल उत्पादकों ने और कई जगह से एग्रीकल्चर साइड से अच्छी प्रतिक्रिया आई है।
सभी क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन अभी जैसे मरीजा जी ने कहा था कि अभी चिंतन मनन विश्लेषण होके इंडिविजुअल हम लोग भी इस मुद्दे पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं। इस बजट की आलोचना करें या पक्ष करें, थोड़ा सा प्रतिक्रियाएं जल्दी प्रतिक्रियाएं हैं। फिर भी आज क्योंकि डॉक्टर साहब पधारे हुए थे, डॉक्टर साहब से कुछ सुनना चाह रहे थे। विशेषकर डॉक्टर साहब को ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि हम भी सीमा पर और एक रूट लेवल पर छोटी सी जगह बैठे हैं, कुछ चिंतन मनन हम भी किया करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है राजधानी में है और उन प्रशासनिक लोगों और राजनीतिक लोगों की धमाधम के गवाह रहते हैं। दूर का रिश्ता है और अर्थशास्त्र या कॉमर्स के प्राध्यापक या तो प्रैक्टिस करने वाले लोग ही सक्षम हैं इस विषय पर बोलने के लिए। तो मैं एक उपभोक्ता के रूप में ही अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी समझ में बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उन मित्रों से सहमत हूँ जो इस बात से सहमत हैं कि इस बजट का फायदा आम लोगों को कुछ नहीं। अखबार आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं भी सरसरी तौर पर देख रहा था, ऊपर के चित्र बनाए गए जिसमें दिया हुआ है कि क्या चीज़ें सस्ती होंगी और क्या चीज़ें महंगी होंगी। आप ध्यान से अगर ये देखें, जो जिन चित्रों को बनाया गया कि ये चीज़ें सस्ती होंगी और ये चीज़ें महंगी होंगी, इन चीज़ों के उपभोग का, इनका उपभोक्ता भारत का जो है वो 70% नागरिक नहीं। 70 में जो 30 बचे हैं उसमें भी मैं समझता हूँ 3% या 5% लोगों के दायरे में ये है कि इससे उनको फायदा होगा या नुकसान। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बजट से आम लोगों को कोई राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं झाझरिया जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ कि भारत का बजट तो भारत की जो 70% जनता गाँव में रहती है उसको मद्देनजर रख के बनाया जाना चाहिए। ऐसा बजट हो जिससे उत्पादकता को वृद्धि मिले। अखबारों में पढ़ा होगा कि इस बजट के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या ये इंडिकेट करता है, क्या कोई यहाँ आइडियोलॉजी का, क्या या कोई विचार का, कोई मंथन का, कोई सोचने का में ये कहीं तालमेल दिखता है क्या? भाषण के लिए तो एक दूसरे के जानलेवा हैं और ये प्रसन्न है। ये किस बात को इंडिकेट करता है? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ये मल्टीनेशनल का अटैक अपने देश पर हो रहा है, जो पश्चिमी देशों का जो हमारे पर आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, वो हमारी स्थिति तो आज वो हो गई है कि हम कबूतर की तरह से आंख बंद करके बैठे हैं और बिल्ली हमारे पर झपटने वाली है, वो हमको ले जाएगी। वो स्थिति हो गई, हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किस तरह से मल्टीनेशनल्स जो हैं पूरे देश की इकोनॉमी को शैटर करके इस देश को पराधीनता की तरफ घसीटे लिए जा रहे हैं, ये बजट उस बात का इंडिकेशन है। मैं तो इस बात को मानता हूँ। ये स्थिति है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 वर्ष शासन किया और तब जाकर देश पर कब्जा किया है, ये शायद 150 में जीरो गायब होगा और 15 वर्ष के भीतर हम गुलाम हो जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरपोक हैं या आपको ऐसा भय जैसा लगता है, ऐसी स्थिति नहीं है। जिस तरह से दिखाई दे जा रहा है कि कौन सी चीज़ें महंगी हैं, कौन सी चीज़ हमारे मार्केट में आ रही हैं और हमारे सही बात है जहाँ 30% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, दोनों समय खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या स्थिति बनी? उसमें तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़ा अजीब सा स्थिति हो गई, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, कॉमरेड हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, कोई भी हो, कोई दोनों अखाड़ों के जो है मुख्यमंत्रियों को देखिए, वो सब के सब लगे हुए हैं कि मेरे यहाँ मल्टीनेशनल एक आ जाए और बहुत एक फैक्ट्री की स्थापना कर दे। भाई तो विचारों की बात, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके परिप्रेक्ष्य में बजट को देखा जाना चाहिए और बजट से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें जो, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लोगों को जो सेविंग की अगर वो हैबिट जो है वो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो आर्थिक स्थिति हमारी हमको तो नहीं लगता है कि अच्छी होगी और आम लोगों को इससे परेशानियां ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इंडिया में एक विज्ञापन आया था, वो याद आ गया। एक जर्मनी की कंपनी ने यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया कि वो हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में अपनी स्कूल शुरू करना चाह रही है। जो बात अंग्रेज़ों के 100 साल बाद में समझ में आई, वो उनके अभी समझ में आ रही है। उन्होंने जगह चुनी है चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता, नाम बदलने में लगे हम। उन 4 जगह पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं
यहाँ से टीचर्स को अपॉइंट करके ले गए वो जर्मनी, 2 साल ट्रेनिंग देंगे वहाँ पे। 2003 में वो टीचर्स यहाँ आएंगे, स्कूल शुरू होंगी और वो कंपनी 2006 में अपना व्यापार शुरू करने आएगी। जो कितना बढ़िया उन्होंने जाल फैलाया है कि जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सस्ती रेट रखेंगे, जो समृद्ध लोग हैं जिनके पास शक्ति है वो सारे अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे पढ़ाई के लिए, और बच्चे के माध्यम से अभिभावक तक पहुँचने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है। उन लोगों को वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो पकड़ेंगी, पूरी शक्ति और समृद्धता उनके हाथों में होगी। सरकार हमेशा भ्रम की कमाई करती है, भ्रम खड़ा करती है, और जब तक वो भ्रम आम जनता के समझ में नहीं आता तब तक वो लूटती है। थोड़े समय पहले की बात है कि फैक्स मशीन लगाने के 10,000 रुपये रॉयल्टी पहले आपको जमा करवाने पड़ेंगे, तब आप फैक्स मशीन ज्वाइन कर पाओगे इसी टेलीफोन तार पर। जब आम जनता के समझ में आ गई सरकार को या टेलीफोन विभाग को इसमें अलग से क्या करना पड़ता है, जब वो क्वेश्चन रेज करने लग गए तब कह दिया छूट कर दी। छूट कहाँ कर दी, इतने साल तक लूट लिया हमें। इसी तरह जो सेल फोन है इस पे दोनों तरफ कॉल आएंगे। जब लोग धीरे धीरे कहने लग गए कि इसमें तो आपके वायर का खर्चा भी नहीं लगता, कह जी उस रेट को डाउन करके हम छूट दे रहे हैं। बड़ा अच्छा विचार मंथन हुआ। विचार मंथन से ही नए विचार बनते हैं। नए किसी कार्य के लिए सबसे पहला आधार होता है विचार का बनना। और मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने शुभ वचनों से, अच्छे वचनों से हमें अनुग्रह करें। श्रीमान मरेजा साहब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरवी सिंह जी, उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष संजय जी, प्रोफेसर बीसी साहन जी, उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, आज बजट पे जो ये विश्लेषण कर चर्चा हुई, सभी लोगों के विचारों से जानकारी हुई। पूरी चर्चा तो नहीं कह पाता क्योंकि अभी तक इसमें लगता है काफ़ी उलट फेर भी होंगे और बजट कोई इस पर चर्चा होगी संसद में, जब वापस भी ली जा सकते हैं, इसकी समीक्षा थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। ऐसा कार्यक्रम शायद अपने को एक और भी रखना पड़े, जिसके लिए तो मैं अभी से कह रहा हूँ आपसे कि जब तक बजट पूरी तरह से लागू हो जाए उस पर एक चर्चा और करने के लिए अपने प्रयास करें, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। विशेष तौर पर आज मैं प्रोफेसर साहब का आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और आज हमारे बीच में बैठे हैं, और आप सभी लोगों ने भी अपना अमूल्य समय निकाला है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मरेजा साहब। सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करने के लिए इस समिति के पूर्व महासचिव श्रीमान लालचंद जी कोचर साहब से निवेदन करता हूं कि पधारें और सभी का आभार प्रकट करने की जो परंपरा है। के मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सारण साहब, पधारे हुए महानुभाव, जैसा कि आज का बजट, अपना बजट 2001 पर मंथन के लिए यहाँ एकत्रित हुए, बड़ा अच्छा और बड़ा सुचारू तरीके से अपने अपने विचार अपने व्यक्त किए। एक अच्छी शुरुआत है, एक छोटी सी मंडी में बैठ करके अपने बुद्धिजीवी वर्ग एक बात कहता है, क्योंकि जो हम कहते हैं उसका कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि कुछ न कहने से बेहतर है हम कहें, और जो कहेंगे उसका कहीं ना कहीं प्रतिध्वनि जरूर होगा, उसका आंसर कहीं ना कहीं आएगा, ऐसा मानते हैं अपने। जब समिति बुलाए आप सभी पुनः हाजिर हों, उपस्थित हों, हमारा मार्गदर्शन करें।